स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे किसान संगठनों के देशव्यापी चक्का जाम को देखते हुए कहां-कहां क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम है। दिल्ली हिंसा के सामने आई नई तस्वीरों में कितने गुनहगार दिखे और बंगाल में आज बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर क्या हो रहा है। 9 बजे की खबरों में सबसे पहले किसान संगठनों का चक्का जाम। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसानों का दूसरा आह्वान है, जिसमें हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 3 घंटे का जाम, हिंसा भड़कने की आशंका, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सुरक्षा एजेंसियों की आशंका की बड़ी वजह है गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा। उस हिंसा के गुनहगारों की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन किसान संगठनों के नए आह्वान के बाद आशंका के काले बादल वैसे ही मंडरा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डर जहां पर किसान पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है। इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं और आप यहां पर देखेंगे तकरीबन 16 लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, कटीली तारें यहां पर लगाई गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी दिल्ली के उन सभी बॉर्डर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग की गई है। देश भर में यह चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। इस दौरान देश भर के हाईवेज पर किसान धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। ठीक 3 बजे प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ियों का हॉर्न बजाकर विरोध जताएंगे। इस दौरान स्कूल बस, एम्बुलेंस और बीमार लोगों की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। ट्रैक्टर परेड से पहले किसान नेताओं ने भरोसा दिया कि मार्च शांतिपूर्ण होगा। इस बार भी संयुक्त किसान मोर्चा ने भरोसा दिलाया है कि जाम से किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिक के साथ टकराव में शामिल ना हों। 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ वहाँ लोग बैठेंगे। देखिए, चक्का जाम का उद्देश्य कोई किसी को अनावश्यक परेशान करना किसानों का उद्देश्य नहीं है। ये एक मैसेज देना है सरकार को कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। चक्का जाम में भी ना हिंसा होगी, ना ही कोई ऐसी घटना होगी किसानों की तरफ से कि जो भी हिंसा अगर होती है तो वो प्रायोजित हो सकती है। किसान ना हिंसा की है, किसानों ने ना करेंगे। आज के चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं, किसानों की जो भी रणनीति हो, दंगाइयों, उपद्रवियों की जो भी मंशा हो, लेकिन पूरे देश भर की पुलिस एक्टिव है। दिल्ली में खास एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने टॉप ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर 12 मेट्रो स्टेशन बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इनमें राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। चक्का जाम की कॉल न होने के बावजूद यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसानों का बड़ा जमावड़ा होने की वजह से गड़बड़ी की सबसे ज्यादा आशंका यहीं पर है। हालांकि किसान संगठनों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम से अलग रखने का ऐलान किया, लेकिन दिक्कत भरोसे को लेकर। कुछ लोग वहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में पक्की रिपोर्ट थी। हमने जनहित को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को इस चीज से अलग रखा। राकेश टिकैत को दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में संभावित गड़बड़ी की आशंका किन खुफिया सूत्रों से मिली, ये तो वही जाने, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? जहां चक्का जाम होगा वहां सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसान वैसे ही जमा है, लिहाजा जोखिम तो दावे के बावजूद है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को इतना मजबूत कर दिया गया है कि कोई उपद्रवी घटनास्थल को क्रॉस कर दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता। बैरिकेडिंग को 3 लेयर से अटूट बना दिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा किसान आंदोलनकारियों का जमघट है। यहाँ पुलिस ने 5 लेयर की सिक्योरिटी की है। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे। लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है, जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है। ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता।
पूरे जो बॉर्डर्स हैं, सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भारी पुलिस बल हमारे मौजूद हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम वहाँ पे किया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर उपद्रव करने के लिए नहीं आ सके। और साथ में दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को आगाह किया गया है कि वो जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसकी वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती करेंगे और नज़र बनाए रखेंगे और हालात के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए हुए हैं। चक्का जाम से पहले दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी चौकसी में आज कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में भी गरमाया हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा में विरोधी दलों के तेवर सख्त हुए तो सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। तोमर ने कहा कि किसान और विपक्षी दल जिन किसान कानूनों को काला कानून कह रहे हैं उनमें काला क्या है ये बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए केंद्र सरकार तो किसानों का टैक्स का बोझ कम कर रही है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है जबकि राज्य सरकार का एक्ट टैक्स देने पर बाध्य करता है। जो टैक्स ले रहा है, बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। किसानों से सरकार ने 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की। संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया लेकिन प्रावधान में कहां गलती है ये कोई नहीं बता रहा। लोकसभा में कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया जिसके बाद सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सोमवार को पीएम मोदी भी संसद में चर्चा का जवाब देंगे जिसमें वो किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर हिंसा के मामले में 50 से ज्यादा नए आरोपियों के फोटोज शेयर किए गए हैं। इन आरोपियों को लाल किला और आईटीओ पर हुए बवाल के वीडियो से पहचाना गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किला में दंगा करने वाले कुछ और दंगाइयों की तस्वीरें जारी की है। पुलिस ने कम से कम 20 नई फोटो शेयर की है। इसके अलावा आईटीओ पर हिंसा में शामिल लोगों को पहचानने के लिए 10 और फोटो जारी किए गए हैं। पिछली बार पुलिस ने जो फोटो रिलीज की थी उनमें से 8 की पहचान हो चुकी है और उन पर 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। 26 जनवरी को हंगामा करने वाले करीब 130 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के लिए 40 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अब तक पुलिस को हिंसा के 1000 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से एक चेहरे की पहचान की जा रही है। हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जितने भी एविडेंस हमारे सामने आए हैं वीडियो फुटेजेस और मोबाइल अपलोड जो मोबाइल वीडियो फुटेजेस के माध्यम से पब्लिक के कोऑपरेशन से भी हमारे पास आए हैं। इस तरीके के 1000 से ज़्यादा वीडियो हमारे पास हैं। उन तमाम वीडियोस की जांच कर रही है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। पुलिस को हिंसा के ज्यादातर वीडियो आम लोगों ने ही दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आम लोगों से जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उसके बाद उन्हें पूरा यकीन है कि तिरंगे का अपमान करने वाला एक भी अपराधी नहीं बचेगा। दिल्ली दंगे की साजिश जिस टूल किट से रची गई थी, पुलिस अब उसका इतिहास भूगोल खंगाल रही है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने गूगल से किसान आंदोलन के बहाने देश को बदनाम करने वाले टूल किट की डिटेल मांगी। दंगे की इंटरनेशनल साजिश को सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस ने गूगल से उस आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी मांगी है जहां से पहली बार टूलकिट को गूगल डॉक्स पर अपलोड किया गया था। आईपी एड्रेस और लोकेशन के जरिए उस शख्स को ढूंढने में मदद मिलेगी जिसने टूलकिट को तैयार किया और गूगल डॉक्स पर अपलोड किया। टूलकिट के अंदर दिए गए कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ट्विटर अकाउंट और ईमेल आईडी भी थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस इंस्टाग्राम से भी मामले को सुलझाने में मदद मांगने वाली है। जिस प्रोफाइल का टूलकिट में जिक्र है उसका डोमेन आईडी भी गूगल से पूछा गया है। टूलकिट का मसला लोकसभा में भी उठेगा। ग्रेटा थुनबर्ग टूलकिट और भारत विरोधी इंटरनेशनल एजेंडे के मामले में भी लोकसभा पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में नोटिस दिया है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के नियम के तहत ये नोटिस दिया गया है। लोकसभा स्पीकर के नोटिस स्वीकार करने के बाद सोमवार की कार्रवाई के दौरान चर्चा कराई जा सकती है।
उधर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल के बावजूद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। बंगाल चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है, लिहाजा दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। कभी बीजेपी ममता के सिपाहियों को तोड़ती है तो कभी ममता बीजेपी के सिपहसालार को अपने में मिलाने की कोशिश करती हैं। इसी लड़ाई को जीतने के लिए जेपी नड्डा कल रात ही कोलकाता पहुंच गए। पिछले 2-2.5 साल पहले गणतंत्र बचाओ यात्रा हमारा निकाला था हम लोगों ने, और वहां भी बार बार मीटिंग करने के बाद उसको टाला गया। इस बार भी जो प्रदेश भर में यात्रा निकलेगा तो सुप्रीम अथॉरिटी जो है उनसे परमिशन लेना है, उनको हमने लिखा है। वो फिर लोकल अथॉरिटी को क्यों कर रहे हैं? हम तो परमिशन मिलने के बाद सारा प्रोग्राम का लोकल अथॉरिटी को जानकारी देंगे कि कहाँ सभा, कहाँ यात्रा, कहाँ ठहराना होगा। लेकिन उन्होंने पहले से किया है और फिर दोबारा वो जानते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, तो उन लोगों ने पहले जाकर कोर्ट में इसको बंद करने के लिए अपील की है। दोपहर 3:30 बजे नदिया के चतुर्मठ मैदान से राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। ममता दीदी की टेंशन बहुत बढ़ने वाली है। एक मोर्चे पर बीजेपी के स्थानीय नेता रथ यात्रा निकाल रहे होंगे तो 7 फरवरी के दिन उसी समय दूसरे मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के हल्दिया में विकास का एजेंडा समझाएंगे। पीएम मोदी रानीचक हल्दिया NH-41 के फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लाईओवर 4 लेन का होगा। इसके अलावा 1100 करोड़ से तैयार LPG टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। इस टर्मिनल से बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। 348 किलोमीटर डोभी दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। पहले परिवर्तन यात्रा और उसके बाद पीएम मोदी। दीदी इसे लेकर अभी से टेंशन में है। कोलकाता में दीदी की रैली हो रही थी। रैली के बीच से कुछ महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। इस पर दीदी को गुस्सा आ गया। Don't disturb my meeting. It's very bad. বসান তো যারা আছেন এখানে তারা বসান ওদের। কোনো কাজ এখান থেকে হবে না। দেখলে এতক্ষণ নেই যে আমি বলতে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে 3-4 জন প্রত্যেকটা মিটিং এ ফিট করে রেখে দিচ্ছে। आगे अपना बसुन तारपर आमी बोलबो। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की जंग है। इसमें अब कोई शक नहीं कि बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए इस बार भीषण लोकतांत्रिक युद्ध होने वाला है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर 2 राज्यों के बीच का झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में लाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार इसके लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और यूपी सरकार की याचिकाओं के बाद यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन पंजाब सरकार ने एफिडेविट दायर कर कहा है कि मुख्तार अंसारी बीमार है, इसलिए उसे फिलहाल यूपी नहीं भेजा जा सकता। पंजाब यूपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है। अंसारी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पीठ दर्द और त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है। पंजाब सरकार डॉक्टरों की राय के हिसाब से काम कर रही है। अंसारी को यूपी से दूर रखने के लिए कोई साजिश नहीं थी, इसलिए यूपी सरकार की रीट याचिका को खारिज की जाए। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि राज्य में अंसारी के खिलाफ 14 गंभीर मुकदमे लंबित हैं। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि पंजाब सरकार ने एक छोटे अपराध के मामले में 2 साल से अपनी जेल में बंद रखा है। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो गई है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज केवल पंजाब में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में भी होता है। अपराधी का साथ देना कांग्रेस का पुराना आचरण रहा है, उसके कारण से ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी हो उसे अपराधी के भाव से देखना चाहिए, उसके पीछे कोई वोट बैंक का चश्मा लगा करके देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बीजेपी विधायक अलका राय ने भी मांग की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मांग की थी। उन्होंने मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने
उसको ध्यान नहीं दिया है और इसकी कीमत उन्हें आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी। आखिरी सवाल सर, 9 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होने को लिए बोला है लखनऊ की अदालत ने, लेकिन मुख्तार फिलहाल आने के लिए राजी नहीं हो रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नहीं, हथकंडे अपनाएंगे तो जो माननीय न्यायालय को करना है न्यायालय करेगा, और जो सरकार को करना है वो पुलिस को करना है, कानून अपना काम करेगा। वो जो बीजेपी वाले हैं उनका दिमाग खराब है। अगर आप भी देखना चाहते हैं, जेल को भी स्टेट गेस्ट नहीं होती, क्योंकि बीजेपी वालों को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, और हर चीज को जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का ऑर्डर आएगा, एक दिन भी सारी जेल में नहीं रह सकता। हमारा काम जेल का है, सिर्फ कस्टोडियन है हम और कोर्ट के, और मेरा काम है कि कोर्ट के ऑर्डर को मानना। और वहाँ जो जेल में है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये यूपी की जेल नहीं है जहाँ अंदर बैठकर ऐश करता कोई हो, जो पंजाब की जेलें हैं। कभी उसको मौका मिला तो उसको पता चल जाएगा जेल रेस्ट हाउस होता है कि जेल होती है। पंजाब और यूपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। 9 फरवरी को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। जम्मू कश्मीर में करीब 1.5 साल बाद 4G इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवाएं बंद थीं, लेकिन अब इसे एक बार फिर से बहाल कर दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इंटरनेट सर्विस को लेकर बड़ा फैसला लिया है और पूरे राज्य में एक बार फिर 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। पिछले साल 25 जनवरी से 2G सर्विस बहाल कर दी गई थी। पिछले साल जम्मू कश्मीर के कम संवेदनशील इलाकों में ट्रायल बेसिस पर 4G सर्विस भी बहाल कर दी गई थी। जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए अब 4G इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बहाल कर दी गई है। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रीपेड यूजर को भी वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल इंटरनेट की सुविधा दी जा सकती है। मथुरा में मस्जिद विवाद पर आज लोकल कोर्ट का फैसला, अहम फैसला आने वाला है। विवाद कटरा के केशव टेम्पल के पास शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर। मथुरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीनी विवाद को लेकर नए सिविल सूट पर फैसला 2 फरवरी को ही सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट के फैसले से तय हो जाएगा श्री कृष्ण मंदिर के पास बनी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को लेकर याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। विवाद में बरसों की अदालती लड़ाई के बाद आज के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि मस्जिद को हटाया जाएगा या फिर ढांचा यथावत बना रहेगा। मस्जिद की जमीन पर 8 पक्षों ने मंदिर की तरफ से दावेदारी पेश की है। इसमें एक पक्ष भगवान श्री कृष्ण विराजमान भी शामिल है। मंदिर पक्ष का दावा है कि मस्जिद की 13.7 एकड़ की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। शाही ईदगाह कमेटी को ये जमीन 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ से समझौते के तहत मिली है। मंदिर पक्ष ने यह दावा किया है जब विवादित जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ की थी ही नहीं तो वो समझौता ही गैर कानूनी है। इस मामले में जिला अदालत पहले ही विवाद के 4 प्रमुख पक्षों श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का पक्ष सुन चुकी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए किसान नेता जगजीत धालीवाल को दिल्ली पुलिस ने क्यों जारी किया नोटिस।